द्वारा फंडेड प्रोग्राम था। हाँ। तो मैं पूछता हूँ उनसे कि अगर वो ईसाइयों द्वारा फंडेड प्रोग्राम था तो वहां नाच नाच के फिर स्टेज में वो गई क्यों? ईसाइयों का प्रोग्राम है तो पहले ही बाहर में कहीं पे उसका विरोध करती। पाए तो खट्टे हो गए, खा लेते तो मीठे थे। दूसरी बात तो वो चाहती थी कि पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बन जाए। हो हल्ला हंगामा करते हुए आई। उसके बाद जब मंच में, समाज सेवी का मतलब ये नहीं होता है कि जो केवल इंस्टाग्राम और फेसबुक में चल रहा है वो। तो उनको लग रहा था कि वो जो बैठे हुए हैं मंच पे लोग, वो लोग उनसे गए गुजरे हैं। जोहार। निशा भगत कई आरोप भी लगाया। उनका कहना था कि ईसाइयों का फंडिंग से ये रैली है। कोई दलालों के जो अगुआ थे उनको दलालों के संज्ञा दे दिए। तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे राज्य के, पूरे देश के आदिवासियों को जोहार और मैंने सोहराई पर्व की बधाई। और जो आपने कहा कि निशा भगत जी का आरोप है कि वो ईसाइयों द्वारा फंडेड प्रोग्राम था। हाँ। तो मैं पूछता हूँ उनसे कि अगर वो ईसाइयों द्वारा फंडेड प्रोग्राम था तो वहां नाच नाच के फिर स्टेज में वो गई क्यों? वहां जाके माइक पकड़ के भाषण देने का उपेक्षा अपेक्षा वो रखी क्यों? अगर उनको मालूम था ईसाइयों का प्रोग्राम है तो पहले ही बाहर में कहीं पे उसका विरोध करती। तो ये तो वही बात हो गया ना भैया कि अंगूर खट्टे हैं, खा नहीं पाए तो खट्टे हो गए, खा लेते तो मीठे थे। दूसरी बात, वहां से उनको जो भगाया गया उसका कारण वो खुद हैं। उनका जो बर्ताव था वहां पे, कई प्रत्यक्षदर्शियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मंच में क्या माहौल था जब निशा जी आई। तो वो चाहती थी कि पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बन जाए। हो हल्ला हंगामा करते हुए आई। उसके बाद जब मंच में, जब पूरे राज्य से बड़े बड़े बुजुर्ग समाज सेवी लोग आए हुए हैं। समाज सेवी का मतलब ये नहीं होता है कि जो केवल इंस्टाग्राम और फेसबुक में चल रहा है वो। हमारे कई सामाजिक अगुवा होते हैं। जैसे आप, हमारा पढ़ा सिस्टम है, उसमें 22 पढ़ा सबसे ऊपर होता है, 20 पढ़ा होता है। तो उन सब के अगुवागण जो है, जिनका समाज कद्र करता है, इज्जत करता है, जिनके फैसले को सर्वमान्य माना जाता है, वैसे वैसे लोग, मुंडा मान के लोग भी आए हुए थे, जिनको सोशल मीडिया में किसी ने नहीं देखा, शायद निशा भगत ने भी नहीं देखा होगा। तो उनको लग रहा था कि वो जो बैठे हुए हैं मंच पे लोग, वो लोग उनसे गए गुजरे हैं, और इसलिए वो उनके पीछे नहीं बैठना चाहते थे। जब वो आई तब मंच की आगे वाली कुर्सियां खाली नहीं थी, पीछे की कुर्सियां थी। तो उनको कहा गया कि आप अभी इधर विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए, बोलने के लिए भी देखा जाएगा, वो जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से सब कुछ तय किया जाएगा। लेकिन वो खुद वहां से आगे आके कुर्सी मंगवा के अपने बॉडीगार्ड से आगे, मंच में जो फर्स्ट लाइन लगा हुआ था, सोफा या चेयर जो भी बैठने की व्यवस्था थी, उसके भी आगे अपना कुर्सी लगा के, मतलब क्या साबित करना चाहते थे? तो वहां पे मंच पे हमारे समाज के इतने बड़े बड़े अगुवागण थे, जैसे कि हमारे पूर्व मंत्री हमारी गीता श्री मैडम थी, हमारे देव कुमार धान जी थे, वहां पे प्रेम साही मुंडा जी थे, और कई गणमान्य लोग थे जो काफी, और बहुत सारे पढ़ा राजा लोग भी आए हुए थे। तो वहां पे निशा भगत जी को उनका मान सम्मान करते हुए उनके समकक्ष या उनके पीछे बैठना चाहिए था। लेकिन वो उनके एक कदम आगे जाके चेयर लगा के अपने आप को महारानी घोषित करना चाहते थे। तो ये चीज तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, वहां तक तो हो गया। उसके बाद भी ये भाषण देने के लिए रुक नहीं रही है। जब किसी और का वक्तव्य चल रहा है तो ये अपना भाषण चालू कर दें। उसके बाद किसी और की बातें चल रही, वहां ये माइक जाके छीन रही है। कुमार धान का तो देव, जी जी, ये था। और ये क्या है, बाउंसर बाउंसर रख लिए हैं, और वो आके यहाँ पे हमारे समाज के अगुवागनों के साथ बदतमीजी कर रहा है। बाउंसर बाउंसर मैंने, ये तो बहुत ही गलत है। आज हम भी 10 बाउंसर ले जाए और किसी को उठा के फेंकवा दे मंच से, तो ये कोई बात हुआ? तो गलत चीज है। अब निशा भगत जी देव कुमार धान जी से माइक छीन रही हैं। उनको इतनी तो नैतिकता होनी चाहिए थी ना, कि अपनी बातों को संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से, अगर उनको वहां पे गलत उनको लगा कोई भी चीज, तो आके मीडिया में बोलती। माइक छीनने की बचकाना हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तो वो तो मैं सरासर उनका
गलती है, वो मैं मानता हूँ गलत है। और दूसरी बात, जब इतना बड़ा मंच बनता है तो जो आयोजक लोग हैं वो बहुत मेहनत करते हैं लोगों को जागरूक करने, लोगों तक प्रचार प्रसार करने, उनको जागरूक करने और उनको मंच तक लाने के लिए, मैंने सभा स्थल तक लाने के लिए बहुत मोटिवेशन देना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात जा जाके गाँवों में पॉकेट मीटिंग्स करने पड़ते हैं, काफी पैसा खर्च होता है मंच बनाने से लेकर लोगों तक को लाने तक में। अब ये लोग उसमें कोई कंट्रीब्यूशन तो करेंगे नहीं, 1 रुपया का कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा नहीं, कोई योगदान रहेगा नहीं, ना किसी गांव में जाके पॉकेट मीटिंग किए होंगे उस प्रोग्राम की तैयारी के लिए, लेकिन मंच में सबसे ज्यादा लाइमलाइट चाहिए इनको, तो वो कैसे होगा? तो मेरा बस इतना ही कहना है कि उस दिन जो हुआ सही हुआ। ये आज के युवाओं को सीखना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए और बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। बहुत से अच्छे नेता भी आप देखेंगे वहां पे, शशि पन्ना हुए, हम्म, ज्योत्सना क्रिकेटा हुई और रियांश समद हो गए, बहुत सारे लोग आए थे, जैसे आप दिनकर कच्छप हो गए, जमशेदपुर से आए थे। सभी लोगों ने शालीनता से उस बैठक में बैठा और मतलब उस सभा में शामिल हुए और सभी ने बड़े बुजुर्गों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना, अपना पूरा समर्थन दिया। अमरनाथ जी, एक और बात निशा भगत बोली कि गीता श्री राम को भी दलाल बोल दी, प्रेम शाही को भी बोल दिए। मैंने ऐसे जो अगुआ वहां थे उनको ऊपर कई दलाल होने का आरोप लगा दी। देखिए, आरोप लगाना तो हम तो मोदी जी को भी कह दे कि वो वोट चोर हैं, लेकिन जब तक मेरे पास सबूत नहीं रहेगा तब तक हम कैसे बोलेंगे? तो निशा जी अगर इतना बड़ा दावा कर रही हैं कि वो लोग दलाल हैं, तो भाई आप सबूत दिखाइए। सबूत तो मांगेंगे लोग ना, बिना सबूत का कोई भी बात माने फालतू बात होता है, और फालतू बात करने वाले लोग भी फालतू होते हैं। तो निशा भगत जी को अगर साबित करना है कि वो फालतू नहीं है, तो उनको सबूत देना पड़ेगा उस बात का, जो बात वो कह रही है। किसने कहा, कितनी दलाली की, आप लाइए, पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा है, दिखाइए आप, तब तो माने। और अगर नहीं आप कर पाते हैं, इसका मतलब आप दलाल हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप झूठे हैं, फरेबी हैं, है कि नहीं? लेकिन जिस तरह से लाखों की भीड़, वो बोले कि हम भी बहुत मेहनत किए थे, हम भी लोग के लाए थे, जगह नहीं देना का किनका गलती मानते हैं? देखिए, आयोजक मंडली जो है वो सब कुछ तय करती है किसी भी आयोजन के लिए, ठीक हम्म, है? तो आयोजक मंडली के साथ इनका पहले से अगर सिंकअप होता, सही से लाइनअप होता, हो सकता है इन्होंने मेहनत नहीं किया होगा तभी इनको बाहर रखा गया। और या हो सकता है वहां पे इतने सीनियर अगुवागण थे हम्म, कि युवाओं को मौका देना संभव नहीं था होगा, क्योंकि समय तो सीमा, माने समय तो सीमित था। हम्म। उसी सीमित समय में पूरे राज्य भर से आए हुए बड़े बड़े अगुवागण को सबको बोलने का मौका देना था, तो आयोजक मंडली के ऊपर भी एक दबाव था। ऐसे समय में उनका ये सोचना कि नहीं हम ही को मिले, ये तो मुझको नहीं लगता है जायज। आदिवासी अगुआ एक सियार बने का भौकाली नहीं चलेगा। क्या लगता है आपकी, इन लोगों का भौकाली था मोदी? देखिए, भौकाली का जीवन 1 2 साल का होता है हम्म, या महीनों 2 महीनों का। तो जो भौकाली कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, पहले भी बहुत आए, आप देखेंगे बहुत सारे आंदोलन खूंटी वाले क्षेत्र में हुए थे कुछ साल पहले। हम्म। ऐसा भौकाली था कि प्रशासन को, एसडीएम एसडीओ तक को, बात डीसी कर को दिया। भी बंद कर दिया जाता था, गांव में बंदी करवा दिया जाता था। इतना भौकाल था उस समय कि जब उनका गाड़ी जाता था तो आगे 50, पीछे 50 बाइक का उनका स्क्वाड चलता था, उनके लिए पूरा रोड खाली। मैं तो खुद एक बार रैली में गया, मैंने उनके साथ गया हुआ था क्षेत्र में देखने के लिए कि होता क्या है और कैसे। हम्म, तो देखा कि एक जज साहब का गाड़ी आ रहा था कहीं से, हम्म। डिस्ट्रिक्ट जज का, सिमडेगा की तरफ से, उस गाड़ी तक को खेत में कुदा दिया लोगों ने। पीसीआर वाला तो पहले ही अपने खेत में कूद गया, वो बोला, इन लोगों का कहना था कि ब्लैक रोड में सिर्फ हम लोग चलेंगे, इतना भौकाली था। लेकिन आज कहाँ है? तो भौकाली कुछ समय का रहता है, जायज चीजों को लेके चलिएगा, लंबा चलिएगा, नाजायज बातों को लेके चलिएगा, ज्यादा दिन नहीं टिक पाइएगा। अमरनाथ, एक और बात है कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी चल रहा था। हम्म। अब ईसाई भी उसमें लोग घुसा रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि ईसाई के लिए कब लड़िएगा, ईसाई 75 साल से मेरा हक खा रहा है, आरक्षण खा रहा है। तो अब ये लोग सवाल खड़ा करने लगे हैं। जैसे निशा भगतुद्दीन की भी बात रखी, फुलचंद तिर्की भी ये बात को रख रहे थे। तो ऐसे कब मने, इस पर कि मने अच्छा, क्या एक चीज इसमें हम बहुत स्पष्ट बोलना चाहते हैं, ये लोग जो दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को, हम्म, हम पूछ रहे हैं उसे उदाहरण के तौर पे, 2 बात आता है सामने जब हम्म, भी आरक्षण का लाभ लेने का बात आता है, तो लोग बोलते हैं कि जो अपना संस्कृति छोड़ चुके हैं, हाँ, भाषा संस्कृति छोड़ चुके हैं,
उसको डिलीट किया जाए, जो दूसरा धर्म माने क्रिश्चियन धर्म अपना लिए हैं उसको डिलीट किया जाए। ये दो बात होता है इनके तरफ से। हम चलिए आपको लेके चलते हैं मांडर, गुमला, लोहरदगा, इस एरिया में। आप उधर जाएंगे तो मुस्लिम लोगों को देखिएगा, बहुत जबरदस्त कुड़ुक बोलते हैं, बहुत जबरदस्त। हो सकता है आदिवासी भी उतना अच्छा ना बोले, वो भाषा आदिवासी का इतना स्ट्रांगली पकड़ लिया है, संस्कृति आदिवासी का वो हर कुछ जानता है। वो भी कल के डेट में करने लगे, जैसे ये लोग नाटक कर रहे हैं, डहरे करम, ये करम, डहरे टुसु, डहरे सोहराय, उस तरह से वो लोग भी करने लगे। तो मैं पूछ रहा हूँ बबलू मुंडा, फुलचंद तिर्की और ये निशा भगत जैसे ही, क्या आप उसको आदिवासी मानिएगा, उसको आरक्षण दीजिएगा? चलिए, नहीं ना दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। दूसरा बात, आप जो बोल रहे हैं धर्म का, कि वो ईसाई धर्म मान लिया है तो वो आदिवासी नहीं, आदिवासी का लाभ उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम पूछ रहे, चलिए हम आदिवासी धर्म मान लेते हैं, चाहे उसी मुस्लिम को बोलते हैं कि तुम सरना धर्म स्वीकार कर लो, क्या वो सरना धर्म स्वीकार कर लेगा तो आप उसको आरक्षण दीजिएगा? आप खुद अपने आप में इस सवाल का जवाब ढूंढिए और बताइए हमको भैया के चैनल के माध्यम से कि आप क्या, कोई अगर सरना धर्म स्वीकार कर लेता है, कोई मुस्लिम आदमी, कोई हिंदू आदमी, या कोई क्रिश्चियन आदमी, या कोई सिख, बौद्ध, कोई भी आदमी सरना धर्म स्वीकार करता है, आके आपके रीति रिवाज के तहत धर्म को मानता है, तो क्या आप उसको रिजर्वेशन लेने दीजिएगा कि नहीं लेने दीजिएगा? अगर धर्म क्राइटेरिया है तब तो आपको देना चाहिए, है कि नहीं? अगर धर्म ही रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है तो आपको देना चाहिए। भाषा संस्कृति ही अगर रिजर्वेशन का पूरी क्राइटेरिया है तो आपको उस मुस्लिम को भी देना चाहिए जो कुड़ुक बोल रहा है। मुंडा क्षेत्र में जाएगा तो मुंडा बोल रहा है, हो क्षेत्र में जाएगा हो बोल रहा है, संथाल क्षेत्र में जाएगा संथाली बोल रहा है वो मुस्लिम। तो मेरा यहाँ किसी एक समुदाय मुस्लिम को टारगेट करने का ये नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी समुदाय या कोई भी धर्म आदिवासी नहीं बन सकता है। आदिवासी बाय बर्थ होता है, बाय डीएनए होता है, डीएनए से ही आदिवासी होता है। आज अगर किसी भी जेनेटिक को ढूंढिएगा, किसी भी रेस को पता कीजिएगा तो वो डीएनए देख के पता कीजिएगा कि हाँ भाई ब्राजील में जो है वो यहाँ इंडिया का से मेल खाता है कि नहीं खाता है। तो आप धर्म जाति का कॉलम नहीं देखिएगा, डीएनए देखिएगा, साइंटिफिक तरीके से प्रूव कीजिएगा। इसलिए साइंटिफिक तरीके से बात कीजिए, फालतू बात एकदम ये 2 पैसा वाला सस्ता बात मत कीजिए। कि और एक सवाल है कि बोल रहे हैं कि कुर्मी से खतरनाक ईसाई है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे खतरनाक तो मतलब निशा जी खुद हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं एक जगह टिकती ही नहीं है, कभी यहाँ, कभी कांग्रेस, कभी जेल के, कभी कुछ, ठीक है। कभी बोलेगी ये खराब है, कभी बोलेगी वो खराब है, कभी आज इसके साथ कल उसी के अपोजिट। तो उनका कुछ का स्टैंड ही नहीं है अपना। तो सबसे खतरनाक तो वो है। अगर हम बोलते हैं कि मिशनरी लोग इतने खराब हैं, तो सबसे पहले वो अपने घर के परिवारजनों को डिलीट कराए, सबसे पहले अपने घर वालों का पुतला दहन करे, सबसे पहले अपने घर वालों का बहिष्कार करे। उनकी माँ क्रिश्चियन, चलिए वो दावा करती है कि उनके पिता के साथ शादी करने के बाद उनकी माँ ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, सरना हो गई और वो सभी आदिवासी रीति रिवाज से अपना जीवन यापन करने लगी। लेकिन उनके मामा, फादर, उनके माने माँ के तरफ के रिश्तेदार में जितने भी हैं सब अभी भी क्रिश्चियन हैं, सभी चर्च जाते हैं। तो ये दुनिया के क्रिश्चियंस को अटैक करने के बजाय पहले अपने घर को सुधारो ना। अगर क्रिश्चियनिटी से इतनी तकलीफ है तो आप उनको सुधार लीजिए, बाकी दुनिया उसको देखते हुए खुद ब खुद फॉलो करेगी और खुद सुधर जाएगी अगर वो गलत है तो। बस आप सुन रहे थे अमरनाथ लगा की बात, जिस तरह से कई सवालों का जवाब दिए। ये तो हम लोग शुरू किए थे कि जो 17 तारीख को आदिवासी हुंकार महारैली में जो बवाल हुआ था उसी को लेकर के, तो स्पष्ट कहे कि अब मंच पर बहुत लोग थे जो पढ़ा राजा रहते हैं, तमाम इस तरह से गिनाए। तो
और कुछ करना है? हाँ, एक चीज और हाँ। बोलना चाहेंगे, जैसे कि हम आपको दो बात बोले कि जाति और धर्म, संस्कृत, भाषा, संस्कृति और धर्म, दो चीज अपनाने और नहीं अपनाने से क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा एसटी का दर्जा। तो इस पे और हम थोड़ा क्लैरिटी ला दें ताकि लोग हमको ट्रोल ना करें, क्योंकि कुछ लोग ये भी बोलने लगेंगे कि संस्कृति छोड़ देने वाला को कैसे मिलेगा, है ना। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि संस्कृति छोड़ना नहीं है, ये सही बात है, अच्छी बात है। जिन्होंने संस्कृति छोड़ दिया, भाषा छोड़ दिया, उनको सीखना भी चाहिए, इसमें मैं भी सहमत हूँ। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि किसी एक क्राइटेरिया को या किसी एक पॉइंट को पकड़ के किसी की आदिवासियत को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे लोकुर कमेटी ने भी 5 पॉइंट गिनाए थे, है ना, जिसमें एक आपका उनका रहता है कि आदिवासी लोग आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। आइसोलेशन में रहना मतलब जल्दी दूसरे कम्युनिटी के साथ मेल जोल रखने में थोड़ा सा उनको हेजिटेशन होता है, संकोच होता है। ठीक है, ये भी एक लक्षण है। आपका एक लक्षण है, एक उसमें लोकुर कमेटी का रिकमेंडेशन में कि ये भी है कि जो डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए। डिस्टिंक्ट कल्चर का मतलब ये नहीं है कि धार्मिक रीति रिवाज सिर्फ, कल्चर का मतलब है कि आदिवासी अगर उठ के जा रहा है मछली मारने, बरसात के दिन में कुमनी लगा रहा है खेत में, अगर वो धान खेत जोतने जा रहा है तो महिला को खेत में हल जोतने नहीं दे रहा है, घर बना रहा है तो छप्पर का काम करने के लिए महिला को ऊपर नहीं चढ़ने दे रहा है, तो ये सारी रिवाज, ये सब भी आते हैं उसमें। आज भी क्रिश्चियन हो गए हैं तो क्या आज भी देखिएगा लोगों को लोटा पानी का नियम करते हैं, एंगेजमेंट जिसको बोलते हैं बहुत लोग इंग्लिश में, लोटा पानी वो रिवाज होता है, वो चर्च में नहीं होता है, वो गांव कुटुंब के सामने गांव में होता है, अखड़ा में होता है, या अपने आंगन में होता है, मड़वा के अंदर होता है। मड़वा हर कोई गाड़ता है, वहां पे लोटा पानी का प्रोग्राम करता है, दोनों जो लड़का लड़की है दोनों समाज के सामने स्वीकार करते हैं कि हम लोग इसको स्वीकार करते हैं, इसके साथ जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे को, और 3 कदम दोनों आगे बढ़ते हैं। ये सारे रिवाज आदिवासी समाज के हैं, ये किसी धर्म के नहीं है, ये सरना धर्म का नहीं है, ये ईसाई धर्म का नहीं है, ये किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये आदिवासी का है, आदिवासी सभ्यता का है, जो आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें छूटी है, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे सरना भाई भी हैं जो बहुत सारी चीजें छोड़ चुके हैं, बहुत लोग भाषा भी नहीं जानते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक उस भाषा संस्कृति का नाम लेके आप उसको बोलिए कि तुम अब आदिवासी नहीं हो। आदिवासियत को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, सभी को ध्यान में रखकर आदमी को सोच समझकर बोलना चाहिए, बस इतना ही कहेंगे। आप सुने अमरनाथ किस तरह से डिफाइन किए, लेकिन हम पहले बता दें कि जिस तरह से निशा भगत की बात को लेकर के अभी हलचल मचा हुआ है कि वो प्रोग्राम था, ईसाइयों का प्रोग्राम था, ये भी बता दिए कि अब ईसाइयों को फंडिंग से प्रोग्राम था तो ये क्या करने गए थे। उसी तरह से बोल रहे हैं कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कुर्मी से खतरनाक ईसाई है, तो ये बोल रहे हैं कि सबसे खतरनाक तो अभी वही है। तो इस तरह से लगातार जिस तरह से कई लोग के कल जिस तरह से प्रेम साहिदा भी अपना बात को रखे कि जो आदिवासी अगुआ जिसे वहाँ प्रेम साही थे, या फिर लक्ष्मी नारायण मुंडा थे, या फिर कहें तो देव कुमार धान थे, गीता श्री राम, तमाम लोग को दलाल कह दिए थे। उस पर भी साफ तौर से अमरनाथ बताया कि लोगों के बोलने से पहले भी रखना चाहिए। और जिस तरह से पूरा माहौल अभी हुआ, और अब लगता है कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी था, अब आदिवासी वर्सेस फिर ईसाई होने वाला है। आदिवासी वर्सेस ईसाई कुछ नहीं है, ये सरना ईसाई करने का इनका राजनीति आज से नहीं चल रहा है। हाँ। 2014 से भाजपा और उसके जो जो उसका जो सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, वो इस प्रोपेगेंडा पे 2014 से काम कर रहे हैं। अब बेतरतीन काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, पूरा जी जान लगा के काम कर रहे हैं, फिर भी एक तो बाल बाका नहीं कर पाया आदिवासी लोग का झारखंड में, और आगे भी नहीं कर पाएंगे। निशा भगत जैसे एजेंट को तैयार करके ऐसे ऐसे 1000 गो एजेंट भी भेज देंगे ना, तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे झारखंड में आदिवासी लोग का। चलिए कह रहा कि एजेंट कौन बनाया इनको, आप देख लीजिए वो किस संगठन में थी बचपन से, किस संगठन में जुड़ी हुई थी, किन लोगों के साथ उठती बैठती थी, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। आप उनका पास्ट निकाल के देख लीजिए, उनका तो सोशल मीडिया में ही उनका आधा किताब पड़ा हुआ है बना उनके जीवन का, तो ज्यादा कहने की भी जरूरत नहीं है। चलिए अमरनाथ जी बोल रहे हैं कि ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरह से अगर पूरे मामले को देखें तो
जिस तरह से अब निशा भगत कई आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो अब इधर से भी लोग खंडन कर रहे हैं। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।